हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट कि साइनोवियल जॉइंट होता क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज ए साइनोवियल जॉइंट। तो बच्चों साइनोवियल जॉइंट जो होता है इसको हम डायआर्थरोसिस या डायआर्थरोडियल जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे कॉमन जॉइंट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा टाइप ऑफ जॉइंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन सा है, तो वो है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ी थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हमारे पास तीन तरीके के जॉइंट्स हैं। कौन से? फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, तो इन तीनों में से साइनोवियल जॉइंट जो है वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इनको फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनको कौन सा काम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मोस्ट फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स। यानी कि अगर आप बाकी दो जॉइंट से कंपैरिजन करो, दैट इज द फाइब्रस एंड द कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो उन दोनों के कंपैरिजन में जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं इनमें ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, जो फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो या तो मूवमेंट देंगे ही नहीं, और देते भी हैं तो इतनी नहीं दे पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि आपका जो शोल्डर है वो कितनी फ्रीली मूव कर लेता है हर डायरेक्शन में, है ना। आप कहीं पे भी हाथ को ले जाते हो, ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह। ठीक है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है ये इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती। नॉर्मल कर लेती है, आप आगे झुक लोगे, पीछे हो लोगे, थोड़ा बहुत साइड हो लोगे। बट जिस हिसाब से शोल्डर मूव करता है उस हिसाब से आपका जो वर्टेब्रल कॉलम के जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो आपके साइनोवियल जॉइंट्स नहीं है। जहां आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो साइनोवियल जॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, ये वीडियो है डेडिकेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो जो भी साइनोवियल जॉइंट हो, अब जैसे साइनोवियल जॉइंट्स में भी ना बच्चों बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, अलग अलग तरीके के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक ही रहता है। हर साइनोवियल जॉइंट के अंदर आपको जॉइंट कैप्सूल मिलेगा, जॉइंट कैविटी मिलेगी, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा साइनोवियल जॉइंट में, और एक आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो ये देखो, ये रहा डायग्राम। आपको यहाँ पे बोन दिख रही है। ठीक है, क्योंकि जॉइंट है तो ऑब्वियसली बोन्स तो होंगी ही। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉइंट कैप्सूल दिख रहा होगा, दिस इज द जॉइंट कैप्सूल, जो ये बाहर बाउंड्री आ रही है एक। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन के एंड्स पे प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर का, दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। साइनोवियल मेम्ब्रेन देखो, जॉइंट कैप्सूल है, ये बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो जॉइंट कैप्सूल है। अंदर की मेम्ब्रेन जो इसमें दिखाई गई है वो है आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो ये जगह है, दिस इज द साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, अब हम इन ईच कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब देखो, जो हमारी बोन्स होती हैं, अब हमें पता है कि बोन्स जो होती हैं जब वो मिलती हैं एक जगह पर तो वो जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, अब बोन तो बहुत तरीके की होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स। ठीक है, तो बोन का वो वाला हिस्सा बच्चों जो जॉइंट बनाने में पार्ट लेता है उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। यानी कि वो सरफेस इस बोन की जो दूसरी बोन की सरफेस के साथ जॉइंट बनाएगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। जैसे आप नी जॉइंट का एग्जांपल लो, तो फीमर और टिबिया के बीच में नी जॉइंट बन रहा है, तो ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ फीमर एंड दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टिबिया। अगर आप टिबिया पे ध्यान से देखो तो ये लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल जो है टिबिया का, ये आर्टिकुलर सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, और फीमर में जो फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं वो आर्टिकुलर सरफेस है। सिमिलरली अगर आप शोल्डर जॉइंट में देखोगे तो ये ग्लिनोइड फोसा है और ये ह्यूमरस का अपर एंड है। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस, जो कि शोल्डर जॉइंट में आपका पार्ट ले रहा है। तो यानी कि अब देखो, ह्यूमरस तो ये पूरी बोन है, बट जॉइंट बनाने में कौन सा हिस्सा पार्ट ले रहा है? ये आगे वाला, यानी कि हेड ऑफ ह्यूमरस। तो दैट इज द आर्टिकुलर सरफेस। अब बच्चों, ये जो आर्टिकुलर सरफेस होती है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम हाइलिन कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि
जॉइंट के जो बोन्स बना रही हैं जॉइंट, उनकी आर्टिकुलर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है बच्चों, ये ए वैस्कुलर होता है, यानी कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। नॉन नर्वस होता है, यानी कि इसके अंदर आपको नर्व्स भी नहीं मिलेंगी, और ये इलास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसी वजह से, इन्हीं 3 रीजंस की वजह से इसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है। तो एक बार अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज में कोई डैमेज हो जाता है तो फिर उसको हील होने मतलब बहुत टाइम लगता है और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी हीलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, कि क्यों हीलिंग अच्छी नहीं होती। अब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है बच्चों, इसकी अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो ये बहुत थिन होता है, ऐसी बहुत कोई मोटी लेयर नहीं होती कार्टिलेज की, पतली लेयर होती है 2 से 4 mm की। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती हैं, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों हमने डिटेल में बात करी थी एक वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वो पढ़ लेना। तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर क्या होती है, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज जो ये बोन्स की सरफेस पे प्रेजेंट है, आर्टिकुलर सरफेस में, इसका काम क्या होता है कि ये ना बहुत साइक्लिक लोड्स, यानी कि बहुत सारा जो ऊपर से स्ट्रेस आ रहा होता है वो ये विथस्टैंड कर लेता है, वो ये होल्ड कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर क्या है, डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं आते। ठीक है, जैसे अगर मैं नी जॉइंट की बात करूं बच्चों, तो नी जॉइंट पे भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रेस फॉर एग्जांपल नी जॉइंट के थ्रू पास हो रहा है ना। तो जब ऊपर से बॉडी का स्ट्रेस आ रहा है, बॉडी का वेट आ रहा है, तो वो नी जॉइंट के थ्रू नीचे जाएगा। ठीक है, अब नी जॉइंट पे एकदम से इतना फोर्स पड़ेगा तो नी जॉइंट डैमेज हो सकता है ना। तो वन ऑफ द मतलब रीजन कि नी जॉइंट पे इतना स्ट्रेस एकदम से नहीं आ पाता वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ऑल्दो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस स्ट्रेस को रोकने में हेल्प करते हैं, बट आर्टिकुलर कार्टिलेज इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज वहां नहीं होगा तो क्या होगा, जो बोन्स की आर्टिकुलर सरफेस है वो एकदम एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस पे ही तो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, तभी तो उसका नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बोन एज इट इज एक्सपोज हो जाएंगी। अब एक्सपोज हो जाएंगी तो वो जो स्ट्रेस आ रहा था, जो लोड आ रहा था बॉडी का, वो डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, बोन पे। तो धीरे धीरे क्या होगा, बोन का इरोजन होना शुरू हो जाएगा, बोन के ऊपर डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोन के अंदर विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसके अंदर है, आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, और अगर वही नहीं होगा तो सारा लोड किस पे जाएगा, बोन पे, एंड अल्टीमेटली पेशेंट को प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो मेनली इसके 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो ये एक स्मूथ सरफेस देता है जिससे कि जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, क्योंकि दोनों सरफेस लुब्रिकेटेड रहेंगी तो आपकी जो मूवमेंट है, क्योंकि ये जॉइंट्स मूवमेंट भी बहुत करते हैं, तो अगर इनकी जो सरफेस है वो आपस में अगर रगड़ खाएंगी तो बोन का इरोजन होने लग जाएगा, मूवमेंट इतने अच्छे से नहीं होगी, आपको रेजिस्टेंस फील होगा फिर मूवमेंट में। तो ये क्या करता है, अंदर पूरी एक पैकिंग करके रखता है वो, तो उस वजह से फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, ये क्या करता है, अभी देखो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर अभी हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड भी होता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, ये एक स्लिपरी सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप आइस ऑन आइस मूवमेंट कर रहे हो, फ्री मूवमेंट, यानी कि बर्फ के ऊपर बर्फ चल रहा है, मतलब बिल्कुल मक्खन मूवमेंट होगी आपकी। ठीक है, जब आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड मिल जाएंगे। और तीसरा क्या है कि जो लोड है, यानी कि जो ऊपर बॉडी का स्ट्रेस आ रहा है वो अच्छे से आपके जॉइंट के थ्रू पास हो जाए विदाउट डैमेजिंग द जॉइंट और द बोन सरफेस। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शन है। अब बात करते हैं बच्चों जॉइंट कैप्सूल की। तो देखो बच्चों, 2 जॉइंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं, उनके अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों बोन्स ना आपस में अटैच नहीं होती कि भाई बिल्कुल ही फिक्स हो जाएंगी। अगर ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाएंगी तो आप मूवमेंट कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो फिर आपका सिर्फ ट्रांसलेशन ही हो पाएगा, रोल तो हो नहीं पाएगा ढंग से, क्योंकि बीच में तो जगह है ही नहीं। आपको मूवमेंट करवानी है तो थोड़ी बीच में आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। पर अगर हम जगह छोड़ देंगे तो ये जो जॉइंट है ये आपस में जुड़ कैसे पाएगा, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, और जो जॉइंट कैप्सूल है बच्चों, वो थिकनेस में, फाइबर की ओरिएंटेशन में वेरी करता है।
ठीक है, हर जॉइंट का अलग अलग ओरिएंट, हर जॉइंट का जो जॉइंट कैप्सूल होगा उसका डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा फाइबर का, ठीक है, उसकी थिकनेस अलग होगी। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, उस हिसाब से आपका जो जॉइंट का कैप्सूल है वो वेरी करता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस जॉइंट के अंदर, तो ये है आपका हिप जॉइंट, यहाँ पे आप देख रहे हो हिप जॉइंट का ये कैप्सूल। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होंगे जॉइंट कैप्सूल के। ठीक है, अगर आपका जॉइंट कैप्सूल जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस उसके ऊपर ज्यादा आ रही हैं, तो जो आपका कैप्सूल है वो क्या बन जाता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस। अगर मैं शोल्डर के कैप्सूल की बात करूं तो उसका जो कैप्सूल है वो थिन और लूज होता है, यानी कि यहाँ पे मोबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, अगर मैं हिप जॉइंट के कैप्सूल की बात करूं तो इसका जो कैप्सूल है वो थिक होता है और डेंस होता है। ठीक है, क्यों? देखो अब यहाँ पे फर्क आ गया, शोल्डर के ऊपर इतना वेट नहीं आता बॉडी वेट, हिप के ऊपर ज्यादा बॉडी वेट आता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि ये जो कैप्सूल है इसका डायनेमिक नेचर है, तो उस वजह से यहाँ के जो फाइबर है वो थिक है और डेंस है, ताकि वो स्टेबिलिटी को फेवर कर सके ओवर मोबिलिटी। अब देखो सम जॉइंट्स में क्या होता है, जो जॉइंट कैप्सूल है वो किन्हीं किन्हीं चीजों के साथ ना आके उसमें मिल जाती है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पीआईपी जॉइंट है आपकी फिंगर का, इसका जो कैप्सूल है ये रीइंफोर्स होता है। ठीक है, या जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, फॉर इसका अगर मैं आपको एक बहुत एग्जांपल दूं, बहुत लेमैन एग्जांपल, तो आपने सड़क पे देखा होगा एक आदमी अपनी रिक्शा लेके जा रहा होता है और पीछे से जो बाइक पे या टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उस पे पैर लगा देते हैं और उसको सहारा मिल जाता है ना। तो सेम चीज यही है, जो जॉइंट कैप्सूल है तो वो जो रिक्शा वाला भैया है ना वो है आपका जॉइंट कैप्सूल, और जो टू व्हीलर वाले लोग साइड से उनकी मदद कर देते हैं वो हो गए आपके री स्ट्रक्चर्स। तो ये हर जॉइंट में वेरी करता है। ठीक है, अगर पीआईपी की जॉइंट की हम बात करें तो जो कोलेटरल लिगामेंट है वो उसको सुपरफिशियली मदद कर रहा है, री कर रहा है, और एक्सटेंसर टेंडन जो है वो उसको सुपरफिशियली और पोस्टीरियरली री कर रहा है। अब बच्चों जॉइंट कैप्सूल जो है, अब हमें समझ आ गया कि हाँ भाई पूरा एक कैप्सूल है जो कि पूरे जॉइंट को सराउंड करके रख रहा है और इकट्ठा करके रख रहा है। अब इसके अंदर ना दो लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, स्ट्रेटम फाइब्रोसम और स्ट्रेटम साइनोवियम। अब इसके अंदर भी जो स्ट्रेटम साइनोवियम है वो फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, इंटीमा लेयर और दी एंड दी सब साइनोवियल लेयर। देखो यहाँ पे कितना क्लियरली दिखाया हुआ है इन्होंने, देखो दो बोन्स हैं आपस में। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेटम फाइब्रोसम, जो आपको बाहर वाली लेयर दिख रही है, इन्होंने लेबलिंग भी बहुत अच्छे से कर रखी है, एंड दिस इज द स्ट्रेटम साइनोवियम। तो जो स्ट्रेटम फाइब्रोसम है बच्चों, ये जो जॉइंट कैप्सूल की बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो उसे कहते हैं। इसको हम फाइब्रस कैप्सूल भी कह देते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू से, और इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, बट हाँ इसके अंदर जो जॉइंट के रिसेप्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट ब्लड सप्लाई इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, पुअर ब्लड सप्लाई होती है। अगर हम इसका वेट देखें तो इसके अंदर 70% क्या होता है, पानी, और इसके अंदर अगर हम इसका ड्राई वेट देखें बच्चों तो उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन होता है 90%। ठीक है, कोलेजन में भी कौन सा वाला कोलेजन इसमें ज्यादा होता है, टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, ये चीजें बच्चों याद रखने की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने इनको स्पेसिफिकली अलग अलग करके बताया गया। डायरेक्ट आपसे वाइवा में आना एग्जामिनर पूछ लेता है या क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जॉइंट कैप्सूल के अंदर कौन सा वाला कोलेजन टाइप प्रीडोमिनेट करता है, तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों दूसरी लेयर जो हमने बात करी थी वो थी स्ट्रेटम साइनोवियम, यानी कि जॉइंट कैप्सूल के जो अंदर वाली लेयर है दैट इज दी स्ट्रेटम साइनोवियम, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हमने फर्दर दो में सब डिवाइड किया है, कौन सा, इंटीमा लेयर एंड दी सब साइनोवियल लेयर। इंटीमा लेयर क्या होती है, ये वो सेल्स हैं जो कि लाइन करते हैं जॉइंट स्पेस को, यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी जो अंदर वाली लेयर है दैट इज दी इंटीमा लेयर। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइनोवियोसाइट्स, वो भी दो तरीके के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। दूसरी लेयर होती है बच्चों वो होती है सब साइनोवियल टिश्यू लेयर, यानी कि जो इंटीमा लेयर और जो फाइब्रस कैप्सूल है उसके बीच में जो लेयर होगी दैट इज दी सब साइनोवियल टिश्यू लेयर। ठीक है, इसके अंदर हाईली वैस्कुलराइज्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब देखो जो स्ट्रेटम फाइब्रोसम था यानी कि जो फाइब्रस कैप्सूल था उसकी ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं थी, बट ये वाली जो लेयर है उसके अंदर ब्लड सप्लाई आपकी अच्छी है।
ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं, इस टिश्यू की लेयर के जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस मैट्रिक्स कोलेजन। और ये जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है इंटिमा लेयर, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। और यहीं से, क्योंकि ये हाईली वैस्कुलराइज्ड है, इसके अंदर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है, तो जॉइंट को न्यूट्रिशन, सारा वेस्ट वाटर सब इसी के थ्रू आता है और जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं जॉइंट कैविटी की। तो जॉइंट कैविटी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? साइनोवियल कैविटी। तो साइनोवियल कैविटी क्या होता है? साइनोवियल कैविटी वो जगह होती है जो दो, जब जॉइंट बन रहा है तो उसके अंदर जो एक मैंने कहा था ना खाली जगह होती है जिससे आप मूवमेंट कर सकते हो, एकदम चिपक जाएंगी दो बोन्स तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो वो जो जगह होती है, वो जो एक खाली जगह, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, हॉलो। तो जॉइंट में जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं जॉइंट कैविटी, या फिर साइनोवियल जॉइंट है तो साइनोवियल कैविटी भी हम कह देते हैं, ठीक है। अब द जॉइंट कैविटी, अब इस कैविटी के अंदर होता क्या है? अब खाली जगह है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उसके अंदर। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, या फिर जो हमने अभी साइनोवियम पढ़ा था, इसकी दो लेयर हमने फर्दर पढ़ी थी ना, दैट इज द लेयर विच सिक्रीट्स द साइनोवियल फ्लूइड। अब बच्चों साइनोवियल फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज दोबारा जाके वीडियो देख लो, मैंने अप टू द बेस्ट समझाने की कोशिश करी है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है, वो फ्लूइड जो कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। इसको और क्या कहते हैं? इसको साइनोविया भी कहते हैं और जॉइंट फ्लूइड भी कहते हैं। ये कौन सिक्रीट करता है? ये फ्लूइड जॉइंट के अंदर आता कहाँ से है? तो इनर लेयर ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, यानी कि स्ट्रेटम साइनोवियम या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, वो ब्लड प्लाज्मा से बिल्कुल सिमिलर है। जो चीजें ब्लड प्लाज्मा के अंदर है वो सारी आपको साइनोवियल फ्लूइड में भी देखने को मिलेंगी, बट साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आपकी दो चीजें और एक्स्ट्रा होती हैं। कौन कौन सी? हाइलुरोनेट एंड लुब्रिसिन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? हाइलुरोनेट को हम हाइलुरोनिक एसिड भी कहते हैं, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो आपका फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, उसके अंदर विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है जो कि जॉइंट लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द साइनोवियल फ्लोल्ड्स ऑफ द कैप्सूल एंड आर्टिकुलर सरफेस, यानी कि ये जो आपका जॉइंट है उसकी जो सर्फेसेस है उनमें फ्रिक्शन नहीं होने देता, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। नेक्स्ट इज द लुब्रिसिन। तो ये एक टाइप का ना ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आपको साइनोवियल फ्लूइड में देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है? कार्टिलेज ऑन कार्टिलेज लुब्रिकेशन करना, ठीक है। और ये साइनोवियल फ्लूइड को भी एनर्जी देता है, ठीक है, एबिलिटी देता है कि वो डिसिपेट कर सके एनर्जी को। कौन सी एनर्जी? जो हमारी बॉडी से, हमारे बॉडी वेट की या जो भी ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है उसको डिसिपेट करने की। अगर हम अपीयरेंस में बात करें कि ये दिखता कैसा है, तो ये क्लियर पेल येलो कलर का लिक्विड होता है नॉर्मली। बट हाँ, अगर किसी को कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन है, डीजेनरेशन है, तो साइनोवियल फ्लूइड का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बट नॉर्मली ये क्लियर पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। सो देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द वैस्कुलर ऑफ स्ट्रेटम साइनोवियम एंड द इंट्राकैप्सुलर surface where nutrients can be supplied and waste products can be taken away from the joint by diffusion। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेटम साइनोवियम की जो लेयर है दैट इज दी सब साइनोवियल लेयर, वहां पे हाई ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, ठीक है। तो वहां से जो न्यूट्रिशन है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जो जॉइंट की कैविटी है वहां से अंदर बाहर आ जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर। तो यहीं पे उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है। नाउ विस्कोसिटी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो विस्कोसिटी बच्चों क्या है? इट इज रेफर्ड टू एज थिक्सोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। तो साइनोवियल फ्लूइड को हम थिक्सोट्रॉफिक फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो व्हेन द बोनी कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉइंट आर मूविंग स्लोली, द विस्कोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस टू मोशन। यानी कि अगर आपका जो जॉइंट है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, जैसे आपका मान लो एल्बो जॉइंट है, अगर आप उसकी धीरे धीरे मूवमेंट करोगे ना तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना स्लो मूवमेंट होगा, और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी, ठीक है। जो विस्कोसिटी है बच्चों, ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी होती है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे भी। अगर आपका हाई टेम्परेचर होता जा रहा है तो विस्कोसिटी कम होती जाएगी, और अगर आपका लो टेम्परेचर होता जा रहा है तो विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। अब फंक्शंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, अब फ्लूइड की क्या फंक्शन है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, शियर लोड को ये रोक रहा है, शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा है, न्यूट्रिशन को भी और वेस्ट प्रोडक्ट का भी ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड मॉलिक्यूलर सीविंग का भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्रिक्शन रिडक्शन हमने पढ़ लिया कि लुब्रिकेशन देता है, जिसकी वजह से जो सर्फेसेस है उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है। अब इट ऑल्सो रेजिस्ट शियर लोड। अब क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तो विस्कोसिटी है वो हमने अभी पढ़ा कि वो जॉइंट वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि अगर हम हाई रेट पे मूवमेंट करते हैं तो जो आपका फ्लूइड है वो लेस विस्कस हो जाता है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, और यही वो प्रॉपर्टी है जो कि जो शियर लोड आता है उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द शॉक एब्जॉर्प्शन। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है बच्चों वो बिकम्स थिक इन द मूवमेंट शेयर इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द जॉइंट एंड सब्सिक्वेंटली थिन्स टू नॉर्मल विस्कोसिटी। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आया ऊपर से, ठीक है, लोड पड़ा, शियर लोड पड़ा, ठीक है, तो जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है ना वो थिक बन जाता है, ताकि जो लोड है ना वो अच्छे से जा सके उसके ऊपर से, यानी कि जैसे ही प्रेशर आएगा तो आपका साइनोवियल फ्लूइड थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जैसे ही आपका लोड जो है, जो एक्स्ट्रा लोड है नॉर्मल से ज्यादा, वो हटता है तो ये वापस अपनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द जॉइंट में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो जॉइंट है उसके अंदर न्यूट्रिशन किसके थ्रू आ रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वहां पे ब्लड वेसल्स अपना न्यूट्रिशन दे रही हैं, ठीक है, फिर वो पास हो रहा है इनटू दी जॉइंट कैविटी थ्रू द साइनोवियल फ्लूइड, और जॉइंट के हर स्ट्रक्चर को वहां पे न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज द मॉलिक्यूलर सीविंग, यानी कि जब प्रेशर आता है विद इन द जॉइंट फोर्सेस द हायलुरॉन इन द फ्लूइड अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन, forming a barrier against cell migration into or fluid migration out of the joint space। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जॉइंट, आपके जॉइंट के ऊपर एक प्रेशर आता है, तो वही डिफ्यूजन का प्रोसेस समझा रखा है बच्चों, कि जैसे ही जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आता है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपके जो बहुत सारे सेल्स हैं वो बाहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर सीविंग, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हायलुरॉन। ठीक है बच्चों, ये इस पीपीटी के रेफरेंसेस हैं, आप चाहो तो यहाँ से जाके और डिटेल में इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो, बट जो भी बेसिक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, वो मैंने यहाँ पे सारी कवर कर दी हैं अच्छे से। इतना भी अगर आपको पता है तो दैट इज मोर देन इनफ, पर आपको फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ने में तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।